हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम 11th क्लास का चैप्टर डेप्रिसिएशन स्टार्ट कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन चैप्टर में जो हमें पढ़ना है वो क्या क्या है। नंबर 1, मीनिंग, फीचर्स एंड कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब वील इंट्रोड्यूस डेप्रिसिएशन की ये होता क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं और इसका रीजन क्या है। उसके बाद वील बी अंडरस्टैंडिंग 3 टर्म्स, डेप्रिसिएशन, डिप्लीशन एंड अमोर्टाइजेशन। ये 3 टर्म्स हैं जो मोर और लेस सेम ही चीज इंडिकेट कर रही हैं, तो इनमें क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस हमें समझना है। देन डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग पढ़ेंगे कि इसकी जरूरत क्या है, नीड क्या है, एंड देन द फैक्टर्स, हाउ डू वी डिटरमिन अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। फाइनली वी विल कम टू द न्यूमेरिकल पार्ट। जो आपका न्यूमेरिकल पार्ट है दैट इज अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। इसके 2 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है कि किस मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। दूसरा कंपोनेंट है कि डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन का अमाउंट क्या होगा। मतलब जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, जब हम ये बोलते हैं कि इस एसेट पर इतना डेप्रिसिएशन लगेगा, तो वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे आया, इसके मेथड्स हैं। और उस अमाउंट की एंट्री क्या होगी, उसके कुछ मेथड्स हैं। जैसे कैलकुलेशन के लिए, अमाउंट की कैलकुलेशन के लिए आपके कोर्स में 2 मेथड्स हैं, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी। और इसकी रिकॉर्डिंग के भी हमारे पास 2 मेथड्स हैं। एक है व्हेन प्रोविजन इज नॉट मेंटेन्ड, जब हम प्रोविजन मेंटेन नहीं करते हैं, मतलब डेप्रिसिएशन अलग से किसी अकाउंट में नहीं लिखा जाता है। डेप्रिसिएशन इज डायरेक्टली चार्ज्ड, आप इसको सीधे चार्ज कर देते हो किसमें, एसेट अकाउंट में। ठीक है, तो आप एसेट में से वैल्यू कम करते जाते हो। और दूसरा है व्हेन प्रोविजन इज मेंटेन्ड, मतलब डेप्रिसिएशन एक अलग से प्रोविजन में लिखा जाता है। इसके बाद बेसिक प्रॉब्लम्स करने के बाद हमारा आगे क्या होगा, अकाउंटिंग फॉर सेल एंड डिस्पोजल ऑफ एन एसेट, कि जब एसेट की सेल करते हैं, जैसे एक एसेट खरीदी आपने, उसे कुछ साल बिजनेस में यूज किया, अब उसकी यूटिलिटी खत्म हो रही है, तो आपको उसे सेल ऑफ कर देना है, नई एसेट खरीदनी है। तो सेल के टाइम पर कैसे एंट्रीज की जाती हैं, उसके भी 2 मेथड्स हैं, विद एसेट डिस्पोजल अकाउंट एंड विद एसेट अकाउंट। 2 तरह से हम सेल को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो हम डेप्रिसिएशन में एक एक करके पढ़ेंगे। सो अभी हम पहले ये थोड़ी सी थियोरी बेस प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। सो थियोरी में वी आर स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन। नाउ डेप्रिसिएशन होता क्या है, व्हाट इज डेप्रिसिएशन। बेसिकली depreciation is defined as a part of the cost of asset which has expired due to its use, flux of time or obsolescence etc. मतलब ये एसेट की कॉस्ट का पार्ट है। तो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के लिए समझ लो कि हमें बेसिकली एसेट की कॉस्ट को कुछ हिस्सों में बांट रहे हैं, विच हैज बीन एक्सपायर्ड, जो खत्म हो गई है। जैसे अगर आप ये कहते हो कि मैंने एक एसेट से अ पीस ऑफ फर्नीचर, आपने अपनी शॉप के लिए कुछ चेयर्स वगैरह ली, टेबल ली, सो पीस ऑफ फर्नीचर इज परचेज फॉर से 10,000। अब ये जो एसेट्स हैं, एसेट्स मतलब इनका लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। आज आपने फर्नीचर खरीदा है तो ये तो नहीं है कि आज ही इसको खत्म हो जाएगा या 1 साल में यूज हो जाएगा। फर्नीचर का लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा। मे बी यू थिंक कि 5 इयर्स तक हम इसको यूज करेंगे, उसके बाद फर्नीचर जो है हमारा यूजलेस हो जाता है या खराब हो जाता है, हमें रिप्लेस करना पड़ता है। तो आपने इसकी लाइफ मान ली 5 इयर्स। अब 5 इयर्स बाद जब आप इसको स्क्रैप में बेचोगे तो सपोज हमें कबाड़ी से कुछ नहीं मिलने वाला, इसकी स्क्रैप भी नील है। तो अब ये जो आपने पैसा आज पे किया है, ये जो आपने कॉस्ट प्राइस इनकर की है, ये कॉस्ट आपको 5 साल बेनिफिट देगी। तो जब 5 साल बाद, आफ्टर 5 इयर्स, जब आपकी रियल में कोई एसेट नहीं रहेगी, रियल में तो अब आपके पास फर्नीचर नहीं रहेगा ना, वो तो खत्म हो जाएगा, तो बुक्स में भी इसकी वैल्यू, मतलब बुक वैल्यू, तो इस फर्नीचर की जो ओरिजिनली 10,000 वैल्यू है वो बुक्स में भी नील हो जानी चाहिए, खत्म हो जानी चाहिए। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन, कि जो एसेट की कॉस्ट एक्सपायर हो गई। सिंपल टर्म्स में क्या, 10,000 की खरीदी है, 5 इयर्स तक अगर इसको यूज करना है तो 2,000 की कॉस्ट वो पर एनम एक्सपायर हो जाएगी। हर साल 2,000 की कॉस्ट खत्म होगी। सो जितने भी हमारी एसेट की कॉस्ट एक्सपायर हो रही है बिकॉज ऑफ यूज, ये यूज की वजह से भी हो सकती है, ये टाइम की वजह से भी हो सकती है। मान लो आपने फर्नीचर खरीदा, अब उसको यूज नहीं कर रहे हो, वो साइड में पड़ा हुआ है, बट उसकी इंडेफिनिट लाइफ तो नहीं होगी ना, कुछ टाइम बाद तो वो खत्म होगा। कुछ चीजें ऑब्सोलेसेंस की वजह से, टेक्निकल रीजन की वजह से, टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से या मार्केट की वजह से आपकी खत्म हो जाती हैं। सो जब भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं, उनका
लाइफ लिमिटेड होता है, सो कुछ टाइम के बाद उन एसेट्स की वैल्यू बुक्स में हमें खत्म करनी होती है। सो उसकी कॉस्ट को हम धीरे धीरे काटते रहते हैं। तो क्या करते हैं, इसकी कॉस्ट 2000 हर साल काट देंगे। फर्स्ट ईयर में हम कहते हैं 2000 एक्सपायर हो गया, 8000 बुक्स में बचेगा। फिर 2000 एक्सपायर हो गया। ये 2000 कैसे आया, क्योंकि लाइफ 5 ईयर्स है, तो इसको सिंपल वे में 5 टुकड़ों में बांट दिया। तो इस तरह से जो हमारी एसेट की जो कॉस्ट है वो खत्म हो रही है, उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। सो ये कॉस्ट पर बेस्ड होता है। कभी भी ये मत समझना कि अगर बुक्स में मान लो 2 साल बाद फर्स्ट ईयर में 2000 डेप्रिसिएशन दिया, 8000 वैल्यू बची, फिर 2000 डेप्रिसिएशन दिया, फिर 6000 वैल्यू बची बुक्स में, तो ये इसकी सेल प्राइस है। ये सेल नहीं है, ये सिर्फ इसकी बुक्स में वैल्यू है कि हमने इसको 2 साल यूज कर लिया, इसका इतना बेनिफिट बच गया। सो डेप्रिसिएशन जो है ये सभी फिक्स्ड एसेट्स पर एप्लीकेबल है, क्योंकि सारी फिक्स्ड एसेट्स की लाइफ लिमिटेड है। हो सकता है किसी की 10 इयर्स हो, किसी की 20 हो, किसी की 50 इयर्स हो, लेकिन लाइफ लिमिटेड होती है। सो इट इज चार्ज्ड ऑन ऑल फिक्स्ड एसेट्स, बट एक एक्सेप्शन है, विच इज लैंड। लैंड एक ऐसी एसेट है जिसकी वैल्यू खत्म नहीं होती है। सो ये हमेशा बढ़ेगी, तो लैंड को छोड़कर बाकी सब पर डेप्रिसिएशन लगता है। सो डेप्रिसिएशन के बेसिक फीचर्स क्या समझ में आए हैं, इट इज अ फॉल इन द बुक वैल्यू। बुक्स में जो वैल्यू कम कर रहे हैं ना, डेप्रिसिएशन उसे कहते हैं। डेप्रिसिएशन इज परमानेंट एंड ग्रेजुअल। डेप्रिसिएशन हमेशा होगा। जब भी कोई चीज, कोई फिक्स्ड एसेट हम खरीदेंगे तो परमानेंट है कि उसमें डेप्रिसिएशन होना ही है, मतलब उसकी वैल्यू गिरती जाएगी, उसकी यूटिलिटी कम होगी, और ये ग्रेजुअल होगा। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे। ये नहीं है कि आज हमारी एसेट बिल्कुल ठीक है और कल बिल्कुल खत्म हो गई, नहीं, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे होगा एंड ऑफ कॉन्टिन्यूइंग नेचर। सो डेप्रिसिएशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। एवरी ईयर ये आपका डेप्रिसिएशन होगा। इट इज अकरिंग ड्यू टू यूज ऑफ एसेट और पैसेज ऑफ टाइम। इसके 2 इंटरनल रीजंस हैं, या तो यूज की वजह से है या टाइम खत्म हो रहा है उसकी वजह से है। जैसे आपने एक बिल्डिंग बनाई, इवन इफ यू डोंट यूज इट, मान लो आपने बिल्डिंग बनाई लेकिन वहां पर फैक्ट्री नहीं लगाई, कोई रीजन हो सकता है, अब वो बिल्डिंग एज इट इज पड़ी हुई है, तो भी बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशंस, बिकॉज ऑफ पैसेज ऑफ टाइम आपकी एसेट की यूटिलिटी खत्म होती जाएगी, एसेट आपकी खराब हो जाएगी। सो एसेट में जो डेप्रिसिएशन है, इट इज अकरिंग ड्यू टू यूज और पैसेज ऑफ टाइम, दोनों रीजन है, ठीक है। देन इट अकर्स ग्रेजुअली अनलेस इट इज ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल रीजन। सो ये धीरे धीरे होता है। डेप्रिसिएशन इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस अनलेस एंड अनटिल इट इज ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल रीजन। जैसे आपने एक पर्टिकुलर वे ऑफ प्रोडक्शन कर रहे हो, आपने उसकी मशीन खरीदी है, इमीडिएटली एक नई मशीन मार्केट में आ गई, तो आपकी जो पुरानी मशीन है वो रिडंडेंट हो जाएगी, राइट। सो उस केस में तो डेप्रिसिएशन इमीडिएट होगा, बट अदरवाइज इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। नेक्स्ट इज इट इज एन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन को हम एक खर्चा मानते हैं, जैसे सैलरी है, ये एक एक्सपेंडिचर है क्योंकि ये कॉस्ट का वो पार्ट है जो यूज हो गया। सो इट इज डेबिटेड इन P&L अकाउंट, तो इसे हम प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने में यूज करते हैं। बट अनलाइक सैलरी, अनलाइक रेंट, ये एक ऐसा एक्सपेंस है विच डजंट इन्वॉल्व कैश। इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है। क्यों? क्योंकि आप हर साल पे नहीं कर रहे हो, आपने कैश एक ही टाइम पर पे कर दी। आपने जब फर्नीचर खरीदा 10,000 पे कर दिया, कैश उस ईयर में चली गई, एक एसेट आ गई, अब उसको एज एन एसेट लिख रहे हो। अब धीरे धीरे उस एसेट को खत्म कर रहे हो बुक्स में, उसकी वैल्यू गिरा रहे हो, माइनस करते जा रहे हो, क्योंकि उसकी यूटिलिटी खत्म होती जा रही है। सो इसमें हर साल कैश इन्वॉल्व नहीं है, कैश बहुत पहले इन्वॉल्व हो गई थी, अब तो सिर्फ उसको राइट ऑफ कर रहे हैं। सो इन अ वे हम डेप्रिसिएशन को कहते हैं इट इज एन एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। देन डेप्रिसिएशन इज यूज्ड फॉर टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। जो टर्म डेप्रिसिएशन है इसको हम टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के लिए यूज करते हैं, और इनटेंजिबल्स जैसे गुडविल हो गई या आपके माइंस वगैरह हो गई, उनके लिए ये टर्म यूज नहीं होती है। तो उसके लिए कुछ और टर्म्स हैं जो विल बी स्टडिंग लेटर ऑन। सो डेप्रिसिएशन इज फॉर टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। सो इसके रीजंस क्या क्या हैं? डेप्रिसिएशन होने के मतलब एसेट की वैल्यू कम होने के रीजंस 2 तरह के हैं, एक है इंटरनल, एक है एक्सटर्नल। इंटरनल रीजंस है यूज ऑफ एसेट और नॉर्मल वियर एंड टियर। जैसे जैसे हम एसेट को यूज करते हैं तो वियर एंड टियर की वजह से इट्स वैल्यू डिक्लाइंस, सो इसकी वैल्यू बुक्स में भी कम होनी चाहिए। सेकेंड है फ्लक्स ऑफ टाइम, दैट इज विद द पैसेज ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ एसेट डिक्लाइंस। तो ये हो जाते हैं आपके इंटरनल कॉजेज। ये इंटरनल इसलिए क्योंकि ये इनबिल्ट है सिस्टम में, आपकी एसेट्स के साथ ये होना ही है। कुछ होते हैं एक्सटर्नल कॉजेज, इसमें क्या आपने कुछ नहीं किया, आपकी एसेट का भी कोई कारण नहीं है, कुछ आउटसाइड रीजंस हैं जिसकी वजह से एसेट्स आपकी
डेप्रिशिएट होती हैं। एक है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे बाय टाइम टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती रहती है, तो जब भी एक नई टेक्निक आएगी जो आपके प्रोडक्शन प्रोसेस को सपोज कॉस्ट इफेक्टिव बना देती है ना, या आपकी गुड्स की क्वालिटी इंप्रूव कर देती है, तो आप पुरानी मशीन हटा के नई टेक्नोलॉजी की लोगे। सो जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का रेट है उसके अकॉर्डिंगली ऑब्सोलिसेंस होते हैं। ऑब्सोलिसेंस मतलब टेक्निकली हमारी एसेट अब आउटडेट हो गई है। देन इनएडिक्वेसी इज अ मार्केट फैक्टर। जैसे आपने मशीन ली है मान लो 10,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन के लिए, अब धीरे धीरे आपका मार्केट बेस बढ़ रहा है और आपको लगता है कि हम इजीली अपना अगर थोड़ा सा एक्सपेंशन करें तो हम अपनी प्रोडक्शन डबल कर सकते हैं, तो अब या तो एक और मशीन लो ताकि आप प्रोडक्शन डबल करो और उसी के अकॉर्डिंगली आप सेल करो। दूसरा क्या हो सकता है कि आप इस पुरानी मशीन को हटा दो और नई मशीन को आप ले लें, ठीक है ना। सो उस केस में क्या होगा कि आपकी मशीन, आपकी जो चीजें हैं वो इनएडिक्वेट हो गई हैं। फैक्ट्री है, आप मान लो छोटी फैक्ट्री में काम कर रहे थे, अपनी फैक्ट्री से काम चला रहे थे, अब आपके गुड्स की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो या तो आप एक और फैक्ट्री लो या फिर आप एक पुरानी फैक्ट्री को हटा के नई फैक्ट्री को खरीद लो। सो चीजें इनएडिक्वेट हो जाती हैं, मतलब हमारी मार्केट के अकॉर्डिंगली हमारी एसेट्स अब एडिक्वेट नहीं है। सो ये एक्सटर्नल कॉजेज है। इन कॉजेज से जो हमारा डेप्रिसिएशन है एसेट्स का वो ग्रेजुअल है, बट देयर आर सर्टेन अदर फैक्टर्स वेयर इन द लॉस कैन बी सडन, जैसे एक्सीडेंट। सो कोई नेचुरल कॉज हो सकता है, अर्थक्वेक वगैरह, कुछ एक्सटर्नल कॉज हो सकते हैं। सो दिस टाइप ऑफ लॉस इज परमानेंट बट नॉट ग्रेजुअल एंड कॉन्टिन्यूइंग। तो ये वाला परमानेंट लॉस तो होगा बट ये नॉर्मल डेप्रिसिएशन की तरह से ग्रेजुअल नहीं है, धीरे धीरे नहीं आया, ये तो एकदम से हो गया। अर्थक्वेक आया, सारी एसेट्स आपकी खत्म हो गई, है ना। सो नॉर्मल जो डेप्रिसिएशन है उसके कॉजेज होते हैं दो इंटरनल दो एक्सटर्नल। सो आई होप डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट सिंपल सा ये है कि जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं जिसका बेनिफिट लंबे समय के लिए है, फर्नीचर की जगह मान लीजिए आपने फैक्ट्री में मशीन्स खरीदी हैं या प्लांट लगाया है, अब मशीन्स आपने खरीद ली 1 लाख की और आपको लगता है कि आप इसको ढंग से यूज करोगे तो 10 साल ये आपको काम देंगी, ठीक है। मान लो 10 साल के बाद ये मशीन है, मतलब आयरन वगैरह भी होगा, तो इसका स्क्रैप जो है वो सपोज 5,000 रुपीज में बिक जाएगा। इसका मतलब इस एसेट की कॉस्ट कितनी बढ़ी, 1 लाख में खरीदी 5,000 में बिकेगी, तो आपको इसकी पूरी कॉस्ट पड़ी 95,000 रुपीज। अब ये कॉस्ट आपने जो दी है वो 1 ईयर के लिए नहीं दी है, ये दी है 10 साल के लिए। सो इस कॉस्ट को इन 10 सालों में स्प्रेड करने को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। सो अकाउंटिंग में ये डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट और इसके फीचर्स आपको क्लियर है। So that is it. Keep learning and smiling. Thank you.